ए मिस्टर XYZ, जो भी नाम है आपका, ये बताइए, जो लोग भाजपा की नीतियों का समर्थन नहीं करते, जो मोदी सरकार के किसी एक्शन से नाखुश हैं, नाराज हैं, उनका राष्ट्रपति कौन है? जिन्हें देश की वर्तमान सत्ता किसी माध्यम से परेशान कर रही है, उनका राष्ट्रपति कौन है? जिनके संवैधानिक अधिकारों की लूट सत्ता में बैठे लोग कथित रूप से कर रहे हैं, उनका राष्ट्रपति कौन है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं सठिया गया हूं क्या? बुढ़ौती आने से पहले ही सठिया गया क्या? देश की राष्ट्रपति तो एक ही होती है ना, एक ही होती हैं, और वर्तमान में इस कुर्सी पर द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं। तो फिर ये कैसा सवाल है कि राष्ट्रपति कौन है? कोई मोदी सत्ता को समर्थन दे या उसका विरोध करे, राष्ट्रपति तो सबका एक ही होगा ना। तो फिर ये सवाल मेरे मन में आ कहां से गया? दरअसल भारत की महामहिम राष्ट्रपति ने अभी वक्फ संशोधन बिल पर जो एक्शन लिया और जो एक्शन नहीं लिया है, ये दोनों अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आइए आज इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब टटोलने की कोशिश करते हैं कि मोदी सत्ता की नीति से अलग विचार रखने वालों के राष्ट्रपति कौन है, और क्या द्रौपदी मुर्मू जी भारत के हर एक नागरिक के राष्ट्रपति हैं, और यदि हैं तो ऐसा व्यवहार क्यों? इसके साथ ही बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर वक्फ संशोधन को लेकर जो याचिकाएं लगी हैं, तो याचिकाकर्ताओं को क्या क्या करना होगा और आगे इसमें क्या उम्मीद जताई जा सकती है। इसके साथ ही तुलना करेंगे अमेरिका और भारत के जनता की। हालांकि ये तुलना करनी नहीं चाहिए, मगर नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, कितने पानी में हैं। उधर मोदी सत्ता के दौरान संविधान के आर्टिकल 19 की ऐसी तैसी करने के कई सारे कांड सामने आ रहे हैं। इन सब पर एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे। और हरियाणा के नूह से एक ऐसी खबर आई है कि दिल को गदगद कर जाएगी, उसको जरूर देखिएगा। और वीडियो के आखिर में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी इस बिल को लेकर, इस संशोधन को लेकर जैसे जैसे चीरफाड़ कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा तो भविष्य पता चल जाएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सभी काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर, यानी आपके मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है। ढूंढ मारिए चारों तरफ, क्या इस मामले पर कहीं कोई चर्चा है? शायद मेरे बात कोई बोल भी दे, लेकिन वीडियो शूट होने तक कहीं पर इस बात की कोई चर्चा नहीं है कि राष्ट्रपति की तरफ से ऐसा क्यों हुआ। इन्हीं चीजों को छुपाने के लिए तो सत्ता और सेठों ने मिलकर गोदी मीडिया को पाला पोसा है। इसीलिए हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इसी सवाल का जवाब टटोल लेते हैं कि क्या भारत के राष्ट्रपति भारत में सबकी राष्ट्रपति हैं कि नहीं। आप सबको पता है कि मोदी सत्ता ने कथित मनमाने ढंग से कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी की भाषा में कहें तो जबरन संसद से ये बिल पास करा लिया है। और संसद से कोई बिल पास हो जाए तो राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाता है। जब राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाते हैं तब वो कानून बनता है। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि जब लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसदों ने बिल को पास कर दिया तो राष्ट्रपति की जरूरत क्या है, उनके मुहर की आवश्यकता क्या है? तो समझने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार के मुखिया वही होते हैं। जब तक उनकी हामी नहीं मिलेगी कोई भी विधेयक कानून नहीं बनेगा। यानी अगर राष्ट्रपति मंजूरी न दें तो मामला अटक सकता है। और शक्तियों का इतना बंटवारा इस तरह से इसीलिए किया गया है ताकि किसी की मनमानी जहां तक हो सके कम से कम चले। वैसे तो अलग अलग राजनीतिक दल ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जो बहुमत में होता है, जो बहुमत जुटा लेता है, वो अपने कैंडिडेट को राष्ट्रपति बना लेता है। मगर जैसे ही व्यक्ति चुना जाता है और संवैधानिक पद पर बैठता है वो सबका हो जाता है। अब किसी पार्टी का नहीं रह जाता, किसी नेता का नहीं रह जाता। यह अलग बात है कि उसके काम किसी के लिए हो सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, खासकर हमारे विश्वगुरु की जबान से, कि अब मैं सबका हूं, कुर्सी पर बैठ गया तो सबका हो गया। तो सवाल यह है कि हमारी राष्ट्रपति क्या सबकी हैं? हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक पर उन्होंने अपनी मुहर लगाई और उसे कानून बना दिया। अब आप सोचेंगे कि क्या मुझसे पूछकर राष्ट्रपति फैसला लेंगे? आपकी बात बिल्कुल जायज है। आगे बढ़ने से पहले अपने स्क्रीन पर इस खबर को देख लीजिए। हमने पहले भी इस पर चर्चा किया है। जब वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हो गया और अभी राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली थी, तभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक पत्र लिखा और मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से तत्काल मुलाकात का समय मांगा। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि हमारा मानना है कि ये अधिनियम और उसके प्रावधानों पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की जरूरत है। संविधान द्वारा प्रदत्त हमारे मौलिक अधिकारों, विशेषकर धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा के संबंध में ये प्रावधान असंगत है। अतः राष्ट्रपति जी से अनुरोध है कि हमारे मामलों की गंभीरता को देखते हुए हमें मुलाकात का समय दें, हमें हमारी बात रखने का अवसर प्रदान करें। यानी देश के मुसलमानों के सबसे महत्वपूर्ण संगठनों में से एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राष्ट्रपति से मुलाकात की गुहार लगाता है, अपॉइंटमेंट मांगता है।
जिस कानून का आने वाले वक्त में न जाने कैसे कैसे उपयोग या दुरुपयोग किया जाएगा, न जाने कितने लोगों पर इसका असर होगा, उसे मंजूरी देने से पहले मुसलमानों का संगठन राष्ट्रपति से अपनी बात रखने का समय मांगता है। मगर शायद राष्ट्रपति के पास इस बात के लिए समय नहीं था। जब यह खबर आई कि राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी दे दी, अब यह कानून बन गया है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही बात घर कर गई कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों से राष्ट्रपति की मुलाकात हुई कि नहीं। मैंने इंटरनेट पर ढूंढने की कोशिश की तो मुलाकात से संबंधित कोई खबर नहीं मिली। इसके बाद एआई से भी पूछा, उसने भी बताया कि ये लोग मिलना तो चाहते थे, मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन अब तक मुलाकात जैसी कोई खबर सामने नहीं आई है। तो सवाल यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बातों को मानना, उन्हें स्वीकारना तो अलग बात है, लेकिन क्या इस देश की 15% आबादी की बात को सुनने का टाइम भी भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है? वो भी तब जब खुलेआम बार बार यह कहा जा रहा है कि यह कानून संविधान का उल्लंघन करता है, संवैधानिक अधिकारों को लूटता है, और तो और उसी संविधान ने किसी को राष्ट्रपति, किसी को प्रधानमंत्री और किसी को गृहमंत्री बनने की ताकत दी है। उसके ऊपर कोई नहीं है। मेरा सवाल बस इतना सा है कि इस बात का क्लैरिफिकेशन तो पहले से था कि मंजूरी मिल ही जाएगी राष्ट्रपति की, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो में कहा था। मगर सवाल बस इतना सा है कि क्या इस देश के 15% मुसलमानों का अपने राष्ट्रपति पर इतना भी हक नहीं है, इतना भी अधिकार नहीं है कि वो उनसे 15-20 मिनट की मुलाकात कर सकें, अपनी समस्या, अपना दुख दर्द उनके सामने बयां कर सकें? बेशक राष्ट्रपति उनकी बातों को ठुकरा सकती थी, उनकी बात नहीं मान सकती थी, मगर उन्हें मुलाकात का समय ही ना देना, उनसे मिलना ही नहीं, उनकी बात ही ना सुनना, वो भी तब जब उन्होंने तत्काल मुलाकात का समय मांगा था। क्या यह अपने आप में दुखद नहीं है? सवाल है कि ऐसी परिस्थिति में देश की 15% आबादी, यानी देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कहां गुहार लगाए, किसके पास जाए? जिन नेताओं को उसने सेक्युलर समझ के वोट दिया, ईद जैसे मौकों पर मुस्लिम टोपी पहनाई, उन नेताओं ने तो जरूरत पड़ने पर उल्टे मुसलमानों को टोपी पहना दी। सत्ता खुलेआम विरोध में नजर आती है। देश के प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, गृहमंत्री कहते हैं कि यहाँ बटन दबाओ, हुआ करंट लगना चाहिए, अदालतों के जज सरेआम मुसलमानों को कठमुल्ला बुला रहे हैं। तो जब सारी संवैधानिक संस्थाएं, सारे संवैधानिक पद पर बैठे लोग इस तरह से मुल्क की बड़ी आबादी के साथ व्यवहार करते हुए नजर आएंगे, तो फिर देश के लोकतंत्र का, इसके संवैधानिक अधिकारों का क्या होगा? अब इस तरह के सवाल राष्ट्रपति को लेकर करने चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं पता, मगर हाँ इतना पता है कि इस देश में एक संविधान है, उसी संविधान की वजह से राष्ट्रपति भी हैं, और वही संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) मुझे अपनी बात रखने का अधिकार देता है, सवाल करने का अधिकार देता है। और इस देश के जितने भी संवैधानिक पद हैं, उस पर बैठे लोग देश की जनता के लिए बैठे हैं, जनता की खाते हैं, जनता की कमाई से उनका घर परिवार चलता है, तमाम सुख सुविधाएं लेते हैं। यह अलग बात है कि कुर्सी मिलने के बाद लोग अपनी जिम्मेदारियां भूलकर किसी और के प्रति जिम्मेदार बन जाते हैं, मगर सवाल तो पूछना होगा, क्योंकि न पूछने से सुधार की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। अब चूंकि वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में कई लोगों द्वारा चैलेंज भी कर दिया गया है, तो सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए कानून को रद्द कर सकता है? क्या उसको उस पर कोई फैसला करने का हक है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा करने का अधिकार रखता है? तो वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट समीक्षा तो कर सकता है, लेकिन कुछ शर्तें हैं, और शर्त यह है कि अदालत में यह साबित करना होगा कि संबंधित कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। अगर वो कानून संविधान के मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाला है, तभी कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है। यानी सबसे पहले याचिकाकर्ताओं को यह साबित करना होगा कि जो नया वक्फ कानून बना है वो संविधान और संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, तभी उस पर समीक्षा शुरू होगी। इन्होंने यह भी लिखा है कि याचिकाकर्ता इस कानून पर तत्काल रोक की मांग कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट संसद से पास किसी कानून पर बिना विस्तृत सुनवाई के रोक नहीं लगाता है। तत्काल रोक के लिए यह साबित करना होगा कि इस कानून को अगर तुरंत नहीं रोका गया तो उससे जो नुकसान होगा उसकी बाद में भरपाई नहीं हो पाएगी। ऐसे सूरत में अदालत अंतरिम रोक लगा सकता है। यानी दो चीजें हैं, पहले तो अदालत में यह साबित करना होगा कि ये जो कानून सरकार ने बनाया है यह संविधान के खिलाफ है, संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है, और यदि इस पर तत्काल रोक चाहिए तो यह बताना होगा, यह साबित करना होगा कि कानून के लागू होने से तुरंत जो नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। इन्होंने यह भी लिखा है कि संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है, जिसमें कम से कम 5 जज होंगे। समझने वाली बात यह भी है कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर होने वाले हैं, यानी उनके पास इतना समय नहीं है कि वो मामले को निपटा कर जाएं। अगला नंबर है जस्टिस BR गवई का, तो हो सकता है कि उनकी अगुवाई में इसकी सुनवाई हो। हालांकि उनका कार्यकाल भी बहुत लंबा तो है नहीं, मगर जो भी होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा है। फिलहाल जहां तक बात संविधान के उल्लंघन की है, तो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के ही एक वरिष्ठ अधिवक्ता और सांसद के भाषणों को सुनाऊंगा। उन्हें सुनकर खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि अदालत में क्या क्या हो सकता है और इस कानून में कहां कहां संविधान का उल्लंघन हुआ है। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस तरह के कई मामलों पर अदालतों में बहस किया है, तो उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। मगर उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। खबर है कि
लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और एक साथ 50 राज्यों में 1200 स्थानों पर प्रदर्शन किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्यापारी एलन मस्क के खिलाफ बहुत तेज प्रदर्शन हो रहा है। खूब रैलियां निकाली जा रही हैं और ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि देखो भैया, हमको तानाशाह नहीं चाहिए, इस तानाशाह को हटाओ। और ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप तो पगला है और अमेरिका को मंदी की ओर ढकेलने जा रहा है। लोगों ने सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से हटाने, टैरिफ, अर्थव्यवस्था, मानवाधिकार और अन्य मुद्दों को लेकर तमाम शहरों में प्रदर्शन किया है। यानी ट्रंप को आए अभी कुछ ही महीने हुए हैं और वहां की जनता उन्हें खुलेआम पगला कहने लगी है, तानाशाह बुलाने लगी है, अमेरिका को बर्बाद करने वाला कहने लगी है। जबकि ये आदमी कुछ ही महीने पहले अमेरिका को फिर से महान बनाने की भाषणबाजी किया करता था। अमेरिका में शेयर बाजार को लेकर भी ढेर सारी नाराजगी है। लोगों को नुकसान हुआ, महंगाई बढ़ी, पैसा बर्बाद हुआ। इसके कारण जनता गुस्से में आ गई, बौखला गई। मगर सोचिए कि भारत की जनता के भीतर क्या इतनी हिम्मत कभी हो सकती है? यह अलग बात है कि एक वक्त में हुआ करती थी, मगर हाल फिलहाल में 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा, प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री और उनके तमाम नेताओं ने लोगों से कहा, जनता से कहा कि शेयर बाजार में पैसा लगाओ, रिजल्ट आएगा तो बाजार एकदम छप्पर फाड़ देगा। और जिस दिन रिजल्ट आया 30 लाख करोड़ रुपया डूब गया। कितना? 30 लाख करोड़। अंदाजा लगाइए, अगर ये घटना अमेरिका में हुई होती, वहां की जनता क्या करती। मगर हम अमृत काल में हैं। ये सब टू मच डेमोक्रेसी वाले करते हैं। हम लोग ये सब फालतू का काम नहीं करते। हमें विश्वगुरु बनना है भाई। हम आउटरे पे तो खड़े हैं, जब मैंने टप्पा मार के उस पार चले जाएं। 30 लाख करोड़ क्या, यहाँ 300 लाख करोड़ भी डूब जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता। अब ये मत पूछिएगा कि 300 लाख करोड़ है कहाँ। अच्छा, देश भर में तमाम नफरती चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच हरियाणा के नूह की इस खबर को देखिए। यहाँ एक सिरौली गांव है। जनसंख्या के लिहाज से ये गांव मुस्लिम बहुल है। 3296 वोटर हैं। हिंदू वोटरों की संख्या 250 है। यहाँ की ग्राम पंचायत में 15 पंच हैं, जिनमें से किसी एक को इसका प्रमुख यानी कि सरपंच चुना जाता है। और इस बार 15 पंचों में से 14 पंच मुस्लिम समुदाय से हैं। सिर्फ एक पंच निशा चौहान हिंदू समुदाय से हैं। और इस मुस्लिम बहुल पंचायत ने जब सरपंच चुनने की बारी आई तो भाईचारे और एकता का जबरदस्त एग्जाम्पल देते हुए 14 मुस्लिम पंचों ने सर्वसम्मति से एक हिंदू महिला को अपना सरपंच चुना है। पंचायत अधिकारी नसीम के अनुसार 2 अप्रैल को 30 साल की निशा चौहान को सिरौली का सरपंच चुना गया। नूह जिले के किसी मुस्लिम बहुल गांव में हिंदू सरपंच चुने जाने का यह पहला मामला है। निशा चौहान जो इकलौती हिंदू महिला थीं, जिन्हें 14 मुस्लिम पंचों ने मिलकर चुना, उनका कहना है कि ये मेवात की सदियों पुरानी हिंदू मुस्लिम एकता का एक उदाहरण है और भाईचारे की लंबी परंपरा हमारे यहाँ रही है। मेवात में कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है। ये चुनाव पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देगा। वैसे नूह, आपको याद होगा पिछले वर्षों में किस टाइप के असामाजिक लोगों के कारण चर्चा में आया था और वो लोग किसके थे, किसके लिए काम करते थे, याद तो होगा ही। अब एक नजर इधर भी दौड़ाइए। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सत्ताधारियों की आलोचना कर दी तो उनके खिलाफ 3 मुकदमे हो गए। स्टूडियो पर हमला हो गया और बुक माई शो ने भी उनके खिलाफ एक्शन ले लिया। यानी कि सवाल और आलोचना बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे आप किसी भी जाति धर्म समुदाय से हों। और गलती से अगर मुसलमान निकल गए तब तो बल्ले बल्ले। देख लीजिए, कोई सैयद उज़्मा परवीन लिख रही हैं कि वक्फ बिल के खिलाफ बोलने पर पाबंदी है। मुझे प्रशासन द्वारा नोटिस भेजी गई है और जेल भेजने की धमकी दी गई है। नोटिस में 10 लाख जुर्माना वसूलने की भी धमकी है। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने इस बिल और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई तो मुझे नोटिस थमा दिया गया। वाह, क्या इंसाफ है। पत्रकार वसीम अकरम त्यागी लिख रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में भी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जुमे की नमाज के दौरान काली पट्टी हाथ पर बांधकर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सैकड़ों लोगों को शांति भंग करने के मामले में नोटिस जारी कर दिया है। सोच लीजिए, लोकतंत्र कहाँ बचा है, कितना बचा है? क्या ये तानाशाही की निशानी नहीं है? नागरिक विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? क्या विपक्ष है? और अगर है तो लोकतंत्र को बचा लो। अब वसीम जी को कौन बताए कि विपक्ष अभी अपनी थाती बचाने में जुटा हुआ है। शायद बचाने को तब निकलेगा जब बचाने के लिए कुछ होगा ही नहीं।